नाउ आज हम लोग अर्थवॉर्म पूरा रिवीजन मारेंगे एकदम स्टार्टिंग से ही पूरा कंप्लीट। ओके इज दैट क्लियर? तो स्टार्ट किया जाए। ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म किस फाइलम से बिलोंग करता है? एनेलिडा फाइलम से। एनेलिडा का मतलब ही होता है सेगमेंटेशन, मतलब इसकी बॉडी कैसी होगी? सेगमेंटेड बॉडी होगी। अच्छा और अगर बात करें इसकी बॉडी में सेगमेंटेशन जो पाया जाता है वो ट्रू सेगमेंटेशन। इसकी बॉडी आउटर रीजन पे तो सेगमेंटेड होती ही है, इनर रीजन पे भी इसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स ऐसे सेगमेंटेशन को हम लोग ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है। और अगर बात करें अर्थवॉर्म के बारे में तो भाई अर्थवॉर्म जो है वो तुम्हारा किसान का मित्र कहा जाता है। वो क्या होता है बाद में बताएंगे। ठीक है एक्चुअली होता क्या है, किसान का मित्र भी कहा जाता है, कैसे क्या होता है ये आगे बताएंगे। ठीक है तो बस ऐसे ही लोग कुछ जनरल फीचर्स इसके डिस्कस करने हैं किसके? अर्थवॉर्म के। ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है अर्थवॉर्म स्टार्टिंग। ओके तो अगर बात करें हम लोग इसके जनरल फीचर्स की, पहला पॉइंट तो यही है कि भाई ये इसकी बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड बॉडी होती है। सेगमेंटेड बॉडी होती है। अच्छा सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है? हमें तो पता ही नहीं भाई सेगमेंटेशन मतलब क्या होता है। यार अब ये भी बताएं क्या? नहीं अब ये नहीं बताएंगे सेगमेंटेशन, इतना जानना है। सेगमेंटेशन का मतलब है बॉडी जो है इक्वली पार्ट में डिवाइड करना, इज नोन एज व्हाट? सेगमेंटेशन। ठीक है अच्छा बताओ हमारे बॉडी में पाया जाता है कि नहीं सेगमेंटेशन? एब्सोल्युटली यार पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन। याद है ना हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो क्या पूरी एक रीढ़ की हड्डी थोड़ी ना है, वो छोटी छोटी डिस्क शेप्ड बोन है जिसको हम लोग वर्टिब्री बोलते हैं। 26 बोन एक दूसरे पे अरेंज है ऐसे, तो 26 बोन जो सारी को मिला के हम लोग कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है इन्हीं वर्टिब्रास को गिन कर डॉक्टर जो हैं अपने ऑर्गन की पोजीशन बताते हैं। और हमको लगता है अरे यार डॉक्टर तो जादूगर है, इसने बता दिया कि किडनी यहीं पे होगी तो यहीं पे है, लीवर यहाँ पे होना चाहिए। एक्चुअली वो क्या करता है वर्टिब्री गिन देता है तब बताता है। हमको लगता है अरे यार ये डॉक्टर ना हुआ जादूगर है, डॉक्टर ना हुआ जादूगर हो गया इसे लग रहा है ना। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ट्रिक होती है। ठीक है बॉडी ये हमारी बॉडी दैट मीन्स सेगमेंटेड बॉडी है, लेकिन ये जो सेगमेंटेशन पाया जा रहा है ये हमारी बॉडी के अंदर पाया जा रहा है। इसीलिए फॉरडेटा में जो सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है वो इंटरनल सेगमेंटेशन, लेकिन अर्थवॉर्म में जो पाया जाता है वो सेगमेंटेशन इंटरनल तो होता ही साथ में आउटर सरफेस पे भी देखो केचुए को देखो देखो हम केचुए को अर्थवॉर्म ही बोलेंगे, केचुआ नहीं बोलेंगे। एक्चुअली होता क्या है, मेरी स्टार्टिंग से आदत बनी हुई है केचुए को कछुआ बोल लेते हैं। ठीक है तो इसी मुँह से कछुआ नहीं निकली, इसीलिए हम केचुए को अर्थवॉर्म बोलेंगे बार बार। तो अर्थवॉर्म की बॉडी के आप ऊपर देखोगे तो देखोगे सर्कुलर फॉर्म में छल्ले टाइप के पाए जाते हैं जैसे। ठीक है तो दैट मीन्स वो छल्ले एकदम इक्वली पार्ट में डिवाइड है उसकी बॉडी में। तो ये आउटर सरफेस पे ये छल्ले दैट मीन्स इक्वली पार्ट में डिवाइड है कि नहीं? झूठ मत बोलना। ठीक है देखा है ना। तो ये दैट मीन्स की बॉडी आउटर सरफेस पे सेगमेंटेड, आउटर रीजन पे भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, इंटरनल रीजन में भी सेगमेंट होते हैं। ऐसे सेगमेंटेशन जो आउटर और इनर दोनों में देखने में ऐसे सेगमेंटेशन को हम लोग ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है और ट्रू सेगमेंटेशन को हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। एक्चुअली सेगमेंटेशन को हम लोग बायोलॉजी में मेटामेरिज्म ही बोलते हैं। दैट मीन्स अगर हमसे पूछा जाए कि अच्छा बताओ कोऑर्डिनेट में क्या मेटामेरिज्म पाई जाती है या सेगमेंटेशन पाया जाता है, तो हमेशा आंसर देना कि भैया मेटामेरिज्म पाया जाता है। क्यों आप तो बार बार सेगमेंटेशन बोल के समझा रहे हो? एक्चुअली ऐसी बात नहीं होती। सेगमेंटेशन एक्चुअली जो वर्ड है ना वो इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन अपन तो बायोलॉजिकल टर्म यूज़ करेंगे ना, उसी को सेलेक्ट करेंगे। तो मेटामेरिज्म जो है वो बायोलॉजिकल टर्म है, इसीलिए उसको ऑप्शन में अगर वो होगा तो वो करेक्ट जाएगा। ठीक है इज दैट क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या कि भैया इसकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है। कितने सेगमेंटेशन पाए जाते हैं पूरी बॉडी में? तो भैया 100 से लेके 120 सेगमेंटेशन पाए जाते हैं। एकदम कर रहे थे 100 से लेके 120 सेगमेंट तक। ओके नाउ सेकेंड अगर हम लोग बात करें, अच्छा ये बताइए कि ये रहता कहाँ है? तो भैया ये नमी वाली जगह नहीं होती जहाँ गीली मिट्टी होती है, खेत खलियान गीली मिट्टी जहाँ पे दिखी वहीं पे रहता है। ठीक है और बात करें ये बिल बना के रहता है। हाँ ये बिल बना के रहता है, बिल बना के रहता है।
अच्छा, बिल बना के रहता है। अच्छा, जैसे सांप बनाता है, हाँ हाँ, ऐसे ही ऐसे ही ये ज़मीन के अंदर बिल बना के रहता है, ठीक है। और ये अच्छा बताओ, नॉकटर्नल है कि डायर्नल है, मतलब रात्रिचर है क्या दिनचर है? तो ये रात्रिचर प्राणी है और नॉकटर्नल एनिमल है, ठीक है। ठीक है। और अगर बात करें, अच्छा एक चीज़ बताएं, एक चीज़ बताएं, अ, अगर किसी जगह पे अर्थवॉर्म है तो हम लोग उसको कैसे पहचानेंगे कि वहाँ पे अर्थवॉर्म है? जैसे किसी खेत में गए तो हम कैसे पहचानेंगे कि अच्छा वो तो इस खेत में अर्थवॉर्म है कि नहीं? तो हमेशा याद रखना कि मतलब कैसे क्या होगा, अर्थवॉर्म का होता क्या है, ये जहाँ पे रहता है ना, रहता तो ज़मीन के अंदर है, लेकिन अब वो मिट्टी उट्टी खाता है अंदर वाली। तो होता क्या है, मिट्टी उट्टी खाता है, सड़ी डेड एंड डिकेइंग मैटर खाता है, तो ये अपना फीकल होता तो ये क्या ज़मीन के अंदर रहता है, ठीक है। हमने बताया बरोइंग, ज़मीन के बिल बना के रहता है अंदर, ठीक है। रात में बिल से बाहर निकलता है नॉकटर्नल, बाकी ये पूरे दिन के दिन अंदर रहता है बिल में, ठीक है। अब एक बात बताएं, जब इसको अपना फीकल मैटर रिमूव करना होता है तब ये बिल से बाहर आता है, तब वो ज़मीन की सरफेस पे अपना फीकल मैटर रिमूव करता है, ठीक है। तो इसका जो फीकल मैटर होता है वो सरसों के दाने के टाइप में होता है, हाँ एकदम छोटे छोटे एकदम, ये मतलब सरसों के दाने टाइप का नहीं होता, इसका फीकल मैटर भी उसी की तरह होता है, सरसों के दाने की तरह एकदम, ठीक है। तो बताते हैं कि मतलब जिस भी ज़मीन के पास ऐसे मतलब सरसों के दाने टाइप के स्ट्रक्चर मटेरियल मैटर दिखे हैं, पदार्थ दिखे हैं, मैटर मिले हैं, तो मतलब कि ये समझ लेना कि वहाँ पे अर्थवॉर्म है, जहाँ पे आसपास में अगर वहाँ की ज़मीन खोदोगे ना तो अंदर अर्थवॉर्म मिलेगा बेटा। ठीक है। तो अच्छा, अब चूँकि होता क्या है, ये जो ये जो फीकल मैटर है इसने रिमूव किया, इसके फीकल मैटर को हम लोग बोलते हैं वॉर्म कास्टिंग। क्या बोलते हैं? वॉर्म क्यों बोला? क्योंकि ये वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है ना, अर्थवॉर्म को हम लोग वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है, कीड़े जैसा होता है भाई, वॉर्म लाइक होता है, हाँ, तभी तो इसको वॉर्म नाम लिया। और इसके फीकल मैटर को कास्टिंग बोलते हैं, इसी पूरे को मिला के हम लोग वॉर्म कास्टिंग बोलते हैं। अच्छा एक चीज़ बताएं, क्योंकि ये मिट्टी उट्टी खाता है, दैट मीन्स ऑर्गेनिक मटेरियल खाता है, खूब सारे मिनरल्स होंगे इसकी बॉडी में जो इसने खाया, मतलब इसने जो मटेरियल खाया, ठीक है, जो फूड खाया उसमें भाई क्या है इसका फूड, सॉइल खाता है। सबसे पहले आओ तुम्हें ये बताएं कि अर्थवॉर्म खाता क्या है। देखो अर्थवॉर्म दो चीज़ें खाता है, एक तो डेड एंड डिकेइंग मैटर खाता है। भैया डेड एंड डिकेइंग मतलब सड़ी गली पत्तियाँ, जो पेड़ से पत्ती टूट के गिर जाती हैं वो सड़ जाती हैं एकदम, देखते हैं ना कीट जई काली काली पत्ती पड़ जाती एकदम गीली, वो गीली पड़ पड़ के पेड़ पड़ के उसी में क्या होता है, उसी मिट्टी में जब मिल जाती है वही मिट्टी, तो वही मिट्टी अर्थवॉर्म खाता है, ठीक है। अच्छा, और क्या खाता है? और ये ह्यूमस खाता है। भैया भैया ये ह्यूमस क्या है? अच्छा ह्यूमस क्या है ये बताते हैं भैया। ह्यूमस ये होता है जैसे कोई भी खेत वेत में जो ये फीकल मैटर जो ह्यूमन का हुआ या फिर किसी भी एनिमल का हुआ, तो जितना होता है ये क्या करता है, उसको खाता है, ठीक है। और ये उसको खाता है, तो उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली खाता क्या है, जब वो सूख जाता है ना तो उसको ये खा लेता है, ठीक है। और ये किसी भी एनिमल का जो मतलब एक फीकल मैटर होता है वो जब सूख जाता है तो उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। तो ये या तो डेड एंड डिकेइंग मैटर और ह्यूमस खाता है, ठीक है। कंफर्म, कन्फ्यूज़न तो नहीं है कि ह्यूमस क्या है, डेड एंड डिकेइंग मैटर, तभी तो इसको हम लोग डिट्राइटिवोरस कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डेट्राइटी, क्योंकि ये डेट्राइटस खाता है, सड़ी गली चीज़ें खाता है, ठीक है। समझ गया कि नहीं? अभी भी नहीं समझे? इतना सरल तो है, इसमें क्या समझना है, ठीक है, इससे एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए होगे पक्का यार, कुछ ऐसा कुछ बोला ही नहीं जो ना समझो। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो ये क्या करता है, जो खा के जब इसको फीकल मैटर रिमूव करना होता है तो ये बिल के बाहर आता है ज़मीन की सतह पर। जहाँ भी फॉस्फोलाइट के मटेरियल मिल, समझ लेना ये अर्थवॉर्म का क्या है, वॉर्म कास्टिंग है। और चूँकि ये जो खाता है ऑर्गेनिक मटेरियल, ये तो सारा खाता है भाई, अंदर ज़मीन में जाता है तो वहाँ की मिट्टी थोड़ा बहुत खाता होगा ये, और ऊपर की सरफेस से ज़्यादा अंदर की ज़मीन की जो वो मिट्टी होती है उसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स ये अंदर की भी मिट्टी खा रहा है, दैट मीन्स ये जितनी सॉइल, दैट मीन्स जितना फूड खा रहा है इसके फूड में मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब अर्थवॉर्म में एक बात और होती है, ये जितना भी खाना खाता है उसका 10% ही इसकी सेल एब्जॉर्ब करती हैं, बाकी 90% ये फीकल मैटर के रूप में रिमूव करवा देता है बाहर आके, ठीक है। मेरी बात सुनना, तो दैट मीन्स इसके फीकल मैटर में मिनरल्स ही मिनरल्स हैं भाई। अब मिनरल्स हैं तो ये मिनरल्स अगर प्लांट वगैरह को मिल जाए तो मज़ा आ जाए, क्रॉप अच्छी हो जाए, फसल। इसीलिए इसकी ये जो वॉर्म कॉस्टिंग है ना, वो वॉर्म कॉस्टिंग जो इसका फीकल मैटर होता है उसमें मिनरल्स, उसका फर्टिलिटी रेट बहुत होता है, फर्टिलिटी रेट। इसीलिए मार्केट वगैरह में वॉर्म कॉस्टिंग को सेल किया जाता है, बेचा जाता है, हाँ बहुत ज़्यादा। अरे भाई बहुत ज़्यादा इसको फसल में यूज किया जाता है, फसल बहुत, क्रॉप बहुत अच्छी मतलब होती है, क्योंकि भाई उसकी फर्टिलिटी रेट बहुत तगड़ी होती है इसकी वॉर्म कॉस्टिंग की, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया ना, वॉर्म कॉस्टिंग क्या है। हम लोग कैसे पहचानेंगे भाई, किसी भी जगह पे किसी खेत खलिहान बगीचे उगीचे गार्डन वार्डन में है तो हम लोग इसी वॉर्म कॉस्टिंग को देख के पता लगा सकते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे डन, क्या डन, वॉर्म है यार, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा एक स्टेप और पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इसका, अगर हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं, ठीक है, और मॉर्फोलॉजी देख लें जल्दी जल्दी। अब देखो मॉर्फोलॉजी क्या होती है, जब भी हम किसी भी स्टडी को, किसी भी चीज़ को जब हम बाहर से स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कह रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास ये रूबिक्स क्यूब है, ठीक है, तो आप देख रहे हो इधर वाइट है, इधर सेंटर में रेड है, इधर ब्लू है, इधर सेंटर में ग्रीन है। दैट मीन्स ये हम बाहर से इसको देख रहे हैं, बाहर से इसकी स्टडी कर रहे हैं, ये है कैसा भाई, ठीक है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो हम इसकी क्या कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप हमारी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करोगे तो क्या बताओगे कि मेरे पास 2 आँखें हैं, नाक है, 2 नोस्ट्रिल हैं, सब है ना, कान है, हाथ है। तो दैट मीन्स ये हमारी बॉडी की आप आउटर स्टडी कर रहे हो। जब भी किसी भी चीज़ की आप आउटर स्टडी करते हो उसको मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब अर्थवॉर्म की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी देखेंगे कि भाई अर्थवॉर्म बाहर, अच्छा अब हमें ये क्या बताना पड़ेगा कि बाहर से कैसा दिखता है, क्या देखे नहीं हो। अच्छा, इससे पहले एक बात बता दें, अपने यहाँ जो अर्थवॉर्म की कॉमन स्पीसीज़ इंडिया में जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज़ होती है अर्थवॉर्म को, वो 2 स्पीसीज़ हैं। एक तो है पेरेटिमा पोस्थुमा और एक है लुम्ब्रिकस, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पेरेटिमा को, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसको, अब हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। सपोज दैट एक अर्थवॉर्म ऐसे पड़ा हुआ है, अरे देखते नहीं हो जब बारिश वारिश होती है यार तो अपने घर के पास आ जाते हैं, मतलब दुआर उवार पे, मतलब अरे वही अर्थवॉर्म जो सांप जैसा पड़ा होता है यार भाई, केचुआ, ठीक है। तो दैट मीन्स कैसा होता है, अगर हम लोग इसकी कलर की बात करें, देखो मान के चलो अर्थवॉर्म ऐसे ज़मीन पे पड़ा है, ठीक है, तो ये जो सरफेस है उसकी आउटर सरफेस ये डॉर्सल सरफेस हो, और नीचे जो ज़मीन से सरफेस टच कर रही है इसकी बॉडी की वो वेंट्रल सरफेस है, ठीक है। आउटर वाली डॉर्सल सरफेस और जो ज़मीन से टच कर रही है वो वेंट्रल सरफेस, ठीक है। तो ठीक है, हाँ, अच्छा, हाँ सही है। आउटर बॉडी डॉर्सल सरफेस, जो ज़मीन से टच कर रही है वो वेंट्रल सरफेस। हमारी ये सरफेस है, ये वेंट्रल है, पीछे वाली डॉर्सल है, ठीक है। ठीक है, तो होता क्या है, हम लोग इसकी डॉर्सल सरफेस की स्टडी, अच्छा अगर हम लोग इसके कलर की बात करें हम लोग कि अर्थवॉर्म के कलर की, तो अर्थवॉर्म देखते हुए रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है फिर से बताना, रेड, इसकी बॉडी में जो कलर पाया जाता है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। अच्छा, इसको ये कलर प्रोवाइड कौन करता है, इसको ये कलर इसकी स्किन में, ठीक है, एक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। पिगमेंट कौन सा, पोरफायरिन पिगमेंट पाया जाता है, वो इसको ये कलर रेडिश ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। जैसे हमारी बॉडी में जो डार्कनेस ऑफ स्किन करवाता है,
जैसे मेरा हाथ देखो, ये हाथ देखो, एकदम डार्क है, जैसे काला काला है ना, तो जो जितना काला, ठीक है, उसमें उतना ज़्यादा क्या पाया जाता हो, पिगमेंट पाया जाता। कौन सा पिगमेंट? मिलेनिन। ह्यूमन में जो डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पिगमेंट, वो होता है मिलेनिन, ठीक है। हमारी स्किन में क्या मिलेनिन, जिसके स्किन में जितना ज़्यादा मिलेनिन पाया जाएगा वो उतना काला होगा। इस हिसाब से तो भैया क्रिस्टल के तो बहुत पाया जाता होगा ऑब्वियसली, ठीक है। जिसके जितना ज़्यादा मिलेनिन पिगमेंट स्किन में वो उतना काला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी बॉडी को जो पिगमेंट है, वो कौन सा पिगमेंट इसकी बॉडी को, इसकी स्किन को कलर प्रोवाइड कर रहा है? रेड इज नाउ पोर फायरिंग पिगमेंट, ठीक है। हमारी जो डार्कनेस ऑफ स्किन कलर प्रोवाइड कर रहा है, हमको कौन कलर प्रोवाइड कर रहा है? स्किन के कलर को हमारे स्किन को कौन कलर प्रोवाइड कर रहा है? कौन सा पिगमेंट? मिलेनिन, ठीक है, ठीक है। अब आओ हम लोग डॉर्सल सरफेस की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो कैसे बताएं, सिस्टम तो है नहीं, एज्यूम करो, रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी डॉर्सल सरफेस हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। डॉर्सल सरफेस हमने बनाई। अब इसमें क्या होता है, हमने क्या बताया, इसकी बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है। कितने सेगमेंट पाए जाते हैं? 100 से लेके 120 तक। हाँ यार, 100 से लेके 120 सेगमेंट पाए जाते हैं। अच्छा, अब 100 से लेके 100 से होता क्या, फर्स्ट सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक एक मिड डॉर्सल ब्लड वेसल इसमें पाई जाती है, एकदम मोटी, एकदम तगड़ी डॉर्सल ब्लड वेसल पाई जाती है इसमें, ठीक है। एकदम मिड बीचों बीच में पाई जाती है। सपोज दैट ये अर्थवॉर्म है, एक अर्थवॉर्म का ये माउथ है भाई, फर्स्ट सेगमेंट पे क्या होगा? माउथ होगा, ठीक है, माउथ होगा। बात सुनना, माउथ से लेके सीधे लास्ट एनस तक एकदम, ठीक है, एकदम ऊपर एकदम बीचों बीच में मिड डॉर्सल ब्लड वेसल एक पाई जाएगी पूरा लास्ट तक, स्टार्टिंग से लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब पूरा लास्ट तक एकदम खड़ी खड़ी, ठीक है, ठीक है। आओ, तो दैट मीन्स, अच्छा आओ, अब हम बात करें इसकी बॉडी जो है, सेगमेंटेशन पाया जा रहा है भाई, इक्वली सेगमेंटेड बॉडी है इसकी। तो पहले सेगमेंट पे बात करें अगर, तो पहले सेगमेंट में क्या पाया जाता है? माउथ पाया जाता है। अच्छा, माउथ में एक हुड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। ये हुड क्या होता है? एनसीईआरटी भी लिखती है हुड, तो समझ में नहीं आया भैया। हुड का मतलब होता है ढक्कन, अब ढक्कन, ठीक है, ढक्कन, एक ढक्कन की तरह। एक्चुअली ये ढक्कन प्रेजेंट होता है, जब ये ढक्कन ओपन होता है ना, तो इसका माउथ ओपन हो जाता है, ठीक है, वो ढक्कन इसके माउथ को कवर करके रखता है। तो ये हुड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टोमियम, ठीक है। और पहले सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टोमियम सेगमेंट। क्या बोलते हैं बताओ? मैं पेरिस्टोमियम, ठीक है। और इस हुड लाइक ढक्कन को, हुड लाइक स्ट्रक्चर को, ये जो ढक्कन है, इसको हम लोग प्रोस्टोमियम बोलते हैं। याद रखो, पहले सेगमेंट को पेरिस्टोमियम कहते हैं, और इसमें जो हुड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको प्रोस्टोमियम कहते हैं, ठीक है। ये माउथ को ढक के रखता है, ठीक है। अभी बताएंगे। एक्चुअली ये ना सेंसरी ऑर्गन है एक टाइप का, लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोशन में हेल्प करवाता है। ये अभी बाद में देखेंगे, अभी तो बस ऐसे जनरली जान लो, अपन डॉर्सल जनरल पॉइंट्स देख रहे हैं, ठीक है, बाहर से वो भी। अब बात करें, हमने मिड डॉर्सल ब्लड वेसल देखी, फिर अगर हम लोग बात करें इसको, ठीक है, आओ, ठीक है, आओ, ओके, ठीक है, आओ, ठीक है, डॉर्सल सरफेस। और तो अगर हम बात करें 12 से लेके 12वें सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक, 12वें से लेके एकदम लास्ट सेगमेंट जो इंटर सेगमेंटल लाइन होती है, जैसे ये सब बोलते हैं 12वां सेगमेंट है, ये 13वां सेगमेंट है, ये 14वां सेगमेंट है, ये 15वां सेगमेंट है, इसे दिख नहीं रहा, ये 12वां सेगमेंट है, ये 13वां सेगमेंट है, ये 14वां सेगमेंट है, ये 15वां सेगमेंट है। तो ये जो 12वें और 13वें सेगमेंट में जो ये जो बीच में इंटर सेगमेंटल लाइन होती है, इसके बीच में ध्यान से सुनना मेरी बात, इसके बीच में दो वन पेयर, हमने क्या कहा, वन पेयर इंटर सेगमेंटल पोर पाए जाते हैं, मतलब छेद पाए जाते हैं। इनको हम लोग डॉर्सल पोर भी, क्योंकि भैया डॉर्सली सरफेस पे पाए जा रहे हैं ना, 12वें से लेके लास्ट तक एनस तक पाए जाते हैं। हर सेगमेंट में दो दो पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सेगमेंट की जो इंटर सेगमेंटल लाइन होती है,
दो सेगमेंट उनके बीच में जो लाइन उनको डिवाइड कर रही, दो सेगमेंट उनके बीच में पाया जाता है, दो पाया जाते हैं। यानी अगर इनकी पोजीशन बोली जाए तो कैसी है, डॉर्सल लेटरल पोजीशन। भाई डॉर्सल सरफेस पे पाई जाती है और लेटरल मतलब दो, एक इस साइड एक इस साइड, डॉर्सल लेटरल पोजीशन, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर सेगमेंटल ग्रूव कह दो। मतलब इंटर सेगमेंटल ग्रूव मतलब क्या होता है, पोर्स ही होता है, इंटर सेगमेंटल ग्रूव कह दो या फिर डॉर्सल पोर कह दो। भैया 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 इनसे होगा क्या, इनसे होगा क्या, एक्चुअली होता ये है, ये जो छेद है ना इंटर सेगमेंटल ग्रूव, यहाँ से सीलोमिक फ्लूइड सेक्रेट होता है। वो क्या होता है, सीलोमिक फ्लूइड, अभी बताएंगे आगे। सीलोमिक फ्लूइड एक्चुअली जो होता है इसकी जो स्किन है इसको गीला करके रखता है, इसको मॉइस्चनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या, इस रेस्पिरेशन करने के लिए इसमें कोई लंग्स वगैरह नहीं पाए जाते हैं, हमारी तरह लंग्स, इसमें फेफड़ा वेफड़ा नहीं पाया जाता, ठीक है। इसके पास बेचारे के पास ये सब ऑर्गन वॉर्गन नहीं होते, लंग्स नहीं होता रेस्पायरेशन करने के लिए, रेस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होता। तो भैया ये सांस कहाँ से लेता है, तो ये रेस्पायरेशन करता है अपनी जनरल बॉडी सरफेस से। तो अगर बॉडी सरफेस से एक्सचेंज ऑफ गैस करेगा इन्वायरमेंट से, तो इसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए, नम होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए। तो मॉइस्ट होने के लिए यहाँ से इसके जो इंटर सेगमेंटल ग्रूव हैं जो डॉर्सल सरफेस पे, वो क्या फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, उसको हम लोग सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। बाद में बताएंगे ये सीलोमिक फ्लूइड आया कहाँ से, अभी पहले जनरल पॉइंट देख लें, ठीक है। आओ, अच्छा अब बात करें हम लोग 14, 15, 16 सेगमेंट की। जैसे जैसे अर्थवॉर्म मैच्योर होता है वैसे वैसे क्या होता है, यहाँ पे ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये ग्लैंड्स यहाँ पे एक थिक वॉल का सिक्रीशन करती है। यहाँ पे 14, 15, 16 सेगमेंट में यहाँ पे एक थिक वॉल पाई जाती है और इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्लाइटेलम, ठीक है। ये आगे जाके क्या होगा, यहाँ पे एक थैला पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम लोग कोकून बोलेंगे। इस कोकून के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। बिल्कुल घबराओ मत, एकदम रत्ती भर भी टफ नहीं है, कसम से कुछ नहीं, ठीक है। और ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये एक एक मतलब लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी है। हाँ मतलब एक भी ये कहो कि नहीं, जब एनाटॉमी पढ़ा रहे होंगे ना तो कुछ पॉइंट हम आउट बोल देंगे, एनसीईआरटी के थोड़ा बाहर के हैं। एक्चुअली एनसीईआरटी ना बड़ा दिमाग लगाती है चीज़ों को पढ़ाने में। उसने थ्योरी में नहीं लिखा, लेकिन जब डायग्राम से समझाया तो उसने सारी चीज़ें मेंशन कर दी, तुम खेल गए। क्योंकि अगर तुम क्या करोगे, डायग्राम से जो मेंशन है, डायग्राम में जो नेम उसने तो लिख दिया नेम, अब तुम ये तो नहीं कर सकते ना सिलेबस में नहीं है, क्योंकि उसने डायग्राम में तो उस वर्ड मतलब नेमिंग तो कर ही दी ना। तो अब तुम ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 ये क्या है, ये तो नई चीज़ है एनसीईआरटी में दे भैया, उसने दिया है नाम तो उसके बारे में तुम्हें जानना ज़रूरी हो। अगर उसने मेंशन कर दिया तो तुम्हें आना चाहिए, पता होना चाहिए वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो दैट समझ गए ना। तो डॉर्सल सरफेस में हमने बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। हमने क्या देखा, एक मिड ब्रेसर पहले सेगमेंट पे माउथ होता है, पहले सेगमेंट को पेरिस्टोमियम कहते हैं, और माउथ में हुड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग प्रोस्टेमियम बोलते हैं, जो कि एक टाइप का सेंसरी ऑर्गन होता है, लोकोमोशन में मदद करता है। कोई बात नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या बताया हमने, 12 से लेकर लास्ट सेगमेंट तक इंटर सेगमेंटल ग्रूव पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं, ठीक है। इन इंटर सेगमेंटल ग्रूव से क्या होता है, सीलोमिक फ्लूइड निकलता है। इन इंटर सेगमेंटल से सीलोमिक फ्लूइड निकलता है, ठीक है। और क्या होता है, 14, 15, 16 सेगमेंट पे क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है, जो कि आगे जाके कोकून का फॉर्मेशन, कोकून एक थैला लाइक एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्लाइटेलम वो बनाता है जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन में करवाता है। इसके अंदर ही होती है एक्चुअल फर्टिलाइजेशन। जब रिप्रोडक्शन बनाएंगे बहुत बेहतरीन समझाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब हम लोग एनाटॉमी देख लें। अच्छा भैया 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 ये बताइए, जैसे अर्थवॉर्म है ज़मीन पे पड़ा है, तो हम कैसे जानेंगे कि अर्थवॉर्म की डॉर्सल सरफेस कौन है, वेंट्रल सरफेस कौन है।
अर्थवर्म सपोज दैट ऐसे है, वो लेट गया, उल्टा हो गया, तो हम कैसे पहचानेंगे? वो दिखता तो रेडिश ब्राउन इधर भी है इधर भी है, हम कैसे पहचानेंगे कि वो वेंट्रली लेटा है या डॉर्सली लेटा है? ऐसा को ट्रिक बताइए। तो देखो है होता क्या है, अब हम लोग अर्थवर्म का वेंट्रल सरफेस दे, मॉर्फोलॉजी में ही हम लोग डॉर्सल सरफेस देख चुके हैं, अब वेंट्रल सरफेस देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो वेंट्रल सरफेस में ये होता है, हमेशा याद रखना, डॉर्सल सरफेस के कंपेयर में वेंट्रल सरफेस में ज़्यादा इसकी बॉडी में छेद पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो वेंट्रल सरफेस पे ज़्यादा छेद पाए जाते हैं, इससे अपन पहचान लेंगे भाई ये ज़्यादा छेद हैं, यही वेंट्रल सरफेस है अर्थवर्म की, ठीक है। अच्छा स्पीडली करें यार रिवीजन, धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे कर रहे हैं बताओ अभी तक? चलो आराम आराम से करें, चलो ठीक है, आराम आराम से करते हैं, चलो ठीक है करते हैं। आओ अच्छा, तो अगर हम लोग, ओह माय गॉड बड़ी तेज खजुला दी है यार। हाँ तो आओ, तो हम लोग क्या कह रहे थे, इसकी हम लोगों ने क्या देखी, डॉर्सल सरफेस देख रही, वेंट्रल सरफेस में अगर सबसे पहले बात करें, इसमें 5 से 9 सेगमेंट तक 4 पेयर स्पर्मेथिकी पाई जाती हैं। स्पर्मेथिकी वो होती है जब आगे हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, तो जब ये वो स्ट्रक्चर होता है स्पर्मेथिकी, जब ये कॉपुलेशन करेगा, मैटिंग करेगा अपने पार्टनर के साथ, तो उससे जो स्पर्म मिलेगा इसको, ये स्पर्म इसी स्पर्मेथिकी में स्टोर किया जाएगा उस स्पर्म को, ठीक है। तो ये स्पर्म स्टोर करने के लिए स्पर्म इसी के अंदर रिलीज़ किया जाता है स्पर्मेथिकी के अंदर, ठीक है। अब अगर बात करें कहाँ से भैया कितने पेयर पाए जाते हैं? 4 पेयर। कहाँ से कहाँ तक सेगमेंट में पाए जाते हैं? 5 से लेकर 9 सेगमेंट तक। अच्छा, इनकी पोजीशन क्या होती है? हमेशा याद रखना, ये इंटर सेगमेंटल लाइन पे प्रेजेंट होते हैं और 1 पेयर पाए जाते हैं। 4 पेयर हमने कहा, 5 से लेकर 9 सेगमेंट तक, 5 से लेकर 6 में 1 पेयर और इंटर सेगमेंटल लाइन पे, ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग इसकी 14 सेगमेंट पे आ जाओ, वेंट्रली जो 14 सेगमेंट पे एकदम बीचों बीच में एक पोर पाया जाएगा जिसको हम लोग फीमेल जेनाइटल पोर, यहाँ से ओवा रिलीज होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके आगे बढ़ जाओ 18 सेगमेंट पे, 18वें सेगमेंट पे, यहाँ पे 1 पेयर एकदम मिड में, मतलब सेगमेंट के बीचों बीच में, लेकिन 1 पेयर, मतलब उनकी पोजीशन होगी जो वो इंटर सेगमेंटल लाइन पे नहीं होगी, मतलब सेगमेंट के बीचों बीच में होगी, ठीक है। लैट्रोवेंट्रल पोजीशन होगी, ठीक है, बट इंटर सेगमेंटल नहीं होगी, बीचों बीच में होगी। बीचों बीच का मतलब ये नहीं कि एकदम बीचों बीच, साइड में बीचों बीच में, मतलब ये सेगमेंट है तो सेगमेंट में लाइन पे नहीं, लाइन के बीच में, अगर इधर सेगमेंट इधर भी, लेकिन उनकी लेटरल पोजीशन। तो अगर पूछा जाए कि इसको हम लोग बोलेंगे मेल जर्मपोर 1 पेयर पाए जाते हैं। अगर मेल जर्मपोर की पोजीशन बोली जाए तो बताना कि लैट्रोवेंट्रल पोजीशन, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से स्पर्म को रिलीज किया जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। आओ, तो यहाँ से स्पर्म को रिलीज किया जाएगा, तो ये हो गया अपना, ओके। तो ये हमने देख लिया क्या भाई, हमने स्पर्मेथिकी देख लिया, फीमेल जर्मपोर देख लिया, उसके बाद मेल जर्मपोर देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम बताएं मेल जर्मपोर कितने में पाया जाए? 18 सेगमेंट पे पाया जाता है। अच्छा, अब बता दें आपको, इसके ऊपर एक सेगमेंट 17 सेगमेंट पे और 18 के बाद 19 सेगमेंट पे, इसमें 1 पेयर जो होता है उभार पाए जाते हैं, मतलब कुछ पोर्स पाए जाते हैं, छेद, उभार लाइक पोर्स पाए जाते हैं, उभार लाइक छेद पाए जाते हैं, ठीक है। इन पोर्स को हम लोग जेनाइटल पैपिला, चूँकि जेनाइटल के पास पाए जा रहे हैं भाई, मेल जेनाइटल के पास पाए जा रहे हैं, तो इन पोर्स को हम लोग जेनाइटल पैपिला कहते हैं। जैसे हमारी टंग में देखोगे तो छोटे छोटे उभार लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, इनको हम लोग लिंगुअल पैपिला कहते हैं। लिंगुअल मतलब टंग से वर्ड लिया गया है, उसको हम लिंगुअल पैपिला कहते हैं, ठीक है।
जो हमारी टंग पे उभार पाए जाते हैं ना, दाने दाने टाइप के, इनको हम लोग लिंगुअल पैपिला कहते हैं। ऐसे ही जेनाइटल, मेल जेनाइटल पोर के पास 17 एंड 19 सेगमेंट पे उभार पाए जाते हैं, इसको हम लोग जेनाइटल पैपिला कहते हैं। भैया वर्क बता दें, अभी बता दें क्या इनका? चलो अच्छा बता, नहीं अभी नहीं, अभी सरल पढ़ो, ये चीज़ें बाद में बताएंगे, ठीक है? तो बता फिर ज़्यादा हो जाएगा ना, मतलब कठिन टफ नहीं करना, आराम से पढ़ाना है, सिंपल करके, ठीक है? बस इतना जानो कि 17 और 19 सेगमेंटल, इसमें क्या होते हैं? जेनाइटल पैपिला होते हैं, उभार लाइक पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें जेनाइटल पैपिला हम लोग कहते हैं, ठीक है? अब अगर बात करें, हमने जेनाइटल पैपिला भी देख लिया, ये भी इनकी पोजीशन क्या होती है? मिड वेंट्रोलैटरल 1 पेयर होते हैं, बीचों बीच में पाए जाते हैं, ठीक है? अच्छा, इंटरसेगमेंटल लाइन पे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है, ओके। अब अगर बात करें हम लोग अर्थवॉर्म में अगर बात करें इसके इसमें क्या होता है? नेफ्रीडिया के। तो नेफ्रीडिया देखो क्या होता है एक्चुअली। अर्थवॉर्म में 3 टाइप के नेफ्रीडिया पाए जाते हैं एक्चुअली। जैसे हम अपनी बॉडी का वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। किडनी हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन करवाती है, तो इसकी बॉडी में एक्सक्रीशन करवाती है नेफ्रीडिया, ठीक है? नेफ्रीडिया जो है इसकी बॉडी के वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवाती है, ठीक है? ठीक है, तो इसकी बॉडी में 3 टाइप के नेफ्रीडिया होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे अपन बस इंटेग्यूमेंटल नेफ्रीडिया की डिस्कस हैं एक्चुअली। देखो, नेफ्रीडिया जो पाए जाते हैं इसकी बॉडी में, कुछ ऐसे नेफ्रीडिया होते हैं जो कि इसकी बॉडी की जो गंदगी है, जो वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करके इसकी बॉडी के बाहर छोड़ेंगे वेस्ट को, और कुछ जो नेफ्रीडिया आती हैं जो वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करके इसकी बॉडी के अंदर छोड़ेंगे। अच्छा, जो नेफ्रीडिया बॉडी के बाहर छोड़ेंगे, कहाँ छोड़ेंगे? बॉडी के बाहर, स्किन में छोड़ेंगे आके, जो जाहिर सी बात है। तो ऐसे नेफ्रीडिया जो बॉडी की जो गंदगी होती है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको कलेक्ट करके बॉडी के बाहर छोड़ते हैं आके, स्किन के थ्रू बाहर छोड़ते हैं, स्किन में छोड़ते हैं आके, उसको हम लोग कहते हैं इंटेग्यूमेंटल नेफ्रीडिया। इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है स्किन, ठीक है? ऐसे नेफ्रीडिया को अपन कहते हैं इंटेग्यूमेंटल नेफ्रीडिया, ठीक है? एकदम आराम से पढ़ा है, देखो जल्दबाजी कर ही नहीं रहे, ठीक है? ऐसे नेफ्रीडिया को इंटेग्यूमेंटल नेफ्रीडिया कहते हैं। अच्छा, इनका नंबर क्या होता है? तो भैया ये देखो, एक्चुअली जो इंटेग्यूमेंटल नेफ्रीडिया है उनकी करेक्ट पोजीशन होती है 7 से लेकर लास्ट सेगमेंट तक पाए जाते हैं। 7 से लेकर लास्ट सेगमेंट तक, हाँ भाई, 7 से जितना अर्थवॉर्म है उसके लास्ट पोजीशन, लास्ट सेगमेंट तक इंटेग्यूमेंटल नेफ्रीडिया पाया जाता है। हाँ, लेकिन याद रखना, NCERT लिखती है 3 से लेके लास्ट सेगमेंट तक, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है इसका? 7 से लेके 8 सेगमेंट तक। लेकिन चूँकि अपन NCERT को ही फॉलो करेंगे, इसीलिए अपन भी क्या मानेंगे? 3 से लेके लास्ट सेगमेंट तक इंटेग्यूमेंटल नेफ्रीडिया। लेकिन करेक्ट अगर पूछा जाए तो क्या होता है? 7 से लेकर 8 पाया जाता है, ये चीज़ सही है। लेकिन NCERT लिखती है 3 से लेके लास्ट तक, तो अपन NCERT मानेंगे, ठीक है? अच्छा, और अगर बात करें हम लोग, इंटेग्यूमेंटल नेफ्रीडिया जो होते हैं पर सेगमेंट 200 से 250 पाए जाते हैं। लेकिन क्लाइटेरियल रीजन में जो हमने 14, 15, 16 सेगमेंट बताया नहीं था, हमने क्या कहा था? जो डॉर्सल सरफेस बता रहे थे कि ये रीज़न क्या होता है? क्लाइटेरियल रीजन होता है। यहाँ पे इंटेग्यूमेंटल नेफ्रीडिया मतलब 10 से 15 गुना ज़्यादा होते हैं, मतलब पर सेगमेंट 200 से 250 पाया जाता है, ठीक है नेफ्रीडिया? तो यहाँ पे क्लाइटेरियल रीजन में पर सेगमेंट कितना पाया जाता है? 2000 से 2500, ठीक है? 2000 से 2500 प्रेजेंट होता है। तो दैट मीन्स यहाँ से कितना होता है? 200 से लेकर 250 पर सेगमेंट है, यहाँ पे क्या होता है? 2000 से 2500। तो दैट मीन्स ये हो गया क्लियर, ठीक है? अब अगर बात आई क्लाइटेरियल रीजन में नेफ्रीडिया, इंटेग्यूमेंटल नेफ्रीडिया हो गया, इसमें क्या होता है? इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है? कहाँ पे? देखो, NCERT के अकॉर्डिंग चलेंगे, 3 से लेकर लास्ट सेगमेंट तक पाया जाता है, ठीक है? अब बात आए CT, ठीक है? अच्छा भैया एक चीज़ और बताइए कि ये नेफ्रीडिया बाहर, कुछ अंदर आपने बताया कि अंदर वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करके भेजते हैं, अंदर का अंदर एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल में छोड़ते हैं। तो ऐसे नेफ्रीडिया को अपन इंडोनेफ्रिंग नेफ्रीडिया कहते हैं, ठीक है? 2 टाइप के नेफ्रीडिया होते हैं। एक तो एलिमेंट्री कैनाल में, इसमें क्या करते हैं? फेरिंग्स के पास वेस्ट प्रोडक्ट को करते हैं, अंदर डालते हैं,
मतलब वेस्ट पोटैटो कलेक्ट करके इसकी एलिमेंट्री कैनाल में भी कहाँ, फेरिंग्स में डालते हैं, ठीक है। तो ऐसे नेफ्रीडिया को फेरिंजियल नेफ्रीडिया कहते हैं, ठीक है। और कुछ जो होते हैं और नेफ्रीडिया बाकी जो छोड़ के अंदर डालते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में, वो इंटेस्टाइन वगैरह कहीं डालते हैं, ठीक है। तो ऐसे नेफ्रीडिया को अपन सेप्टल नेफ्रीडिया कहते हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया जो पाया जाता है उसकी जो पोजीशन होती है वो होती है 15 से लेके लास्ट सेगमेंट तक, ठीक है। लेकिन 15 और लास्ट सेगमेंट में इनकी जो संख्या होती है वो 40 से 50 होती है, आधी होती है, बाकी सब में 80 से 100 होती है, ठीक है। और अगर बात करें इसकी क्या नाम फेरेंजियल नेफ्रीडिया की, तो ये प्रेजेंट होते हैं 4, 5, 6 सेगमेंट पे, ठीक है। 1 पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, टफ्ट के रूप में, गुच्छे के रूप में ये नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, ठीक है। वेंट्रल सरफेस, ठीक है, और उधर बीचों बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर हम लोग इसके लोकोमोटरी ऑर्गन की, अगर सीटी की बात करें तो सीटी क्या करता है, एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन, ठीक है। ये इसके जो सीटी होते हैं, सेगमेंट होता है ना, ये एकदम बीचों बीच में चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में सीटी प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। चारों तरफ क्या होता है, इसके सर्कुलर फॉर्म में सीटी प्रेजेंट होता है। ये सीटी क्या करता है, इसको लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सीटी जो है इसके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है अर्थवॉर्म में, ये क्या करता है, एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन करता है। एक्चुअली एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन इसमें मसल होने की वजह से पाया जाता है, ये भी आगे देखेंगे जब लोकोमोशन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सर आप इतना जान लो कि सीटी पाया कहाँ जाता है, तो हमेशा याद रखना सीटी जो होता है फर्स्ट सेगमेंट में, क्लाइटेलर सेगमेंट में और लास्ट सेगमेंट में नहीं पाया जाता, बाकी पूरी बॉडी में हर सेगमेंट में सीटी प्रेजेंट होते हैं, एज सर्कुलर फॉर्म में पूरे चारों तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख ली भाई अर्थवॉर्म की मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब हम लोग एनाटॉमी देख लें। एनाटॉमी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी मॉर्फोलॉजी से काम चला रहे। ओके, टेक केयर, बाय। पढ़ लेंगे अच्छा, चलो अच्छा बाद में, टाटा।